जगसी राम ने तो 20 साल के अंदर कुछ किया ही नहीं है, अपने लिए किया है। जिस व्यक्ति को 20 साल के बाद में भी एमएलए क्या होता है वो पता नहीं है, तो हम लोग क्या आशा करेंगे। 2001 में मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, मुझे गहलोत साहब ने 2023 में प्रत्याशी बनाया और 20 साल बाद में ये सीट कांग्रेस के पक्ष में आई। बालिका महाविद्यालय की भी बात विधानसभा में रखी है। जो नेता थे बीजेपी के, कई बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया। हमारा दुर्भाग्य रहा, कृषि मंडी बनाने के लिए सरकार से मांग की है। सिरोही और जालोर तो वैसे पीछे है ही राजस्थान में, और उसमें भी बोलते हैं कि रेवदर बहुत पीछे है। जिरावला है, ग्रेनाइट निकलता है, सहलवाड़ा में ग्रेनाइट निकलता है, रिक्को बनता है, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिर्फ मौत में जाने से कोई नेता बनना जरूरी नहीं है। दादी रोज अपने पालमपुर 10 गाड़ियाँ जाए, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ लूट मार होती है। आबू रोड और सिरोही में इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है, गुजरात के अंदर सुविधाएं हैं, तो लोगों को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये रेवदर विधानसभा सभा के साथ में हो रहा है। का एड़ू के भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। एक ही व्यक्ति ने कम से कम 20 साल आरक्षण को खा लिया। एक ही व्यक्ति ने, गहलोत साहब ने 12 बीघा भूमि लोनोल ग्राम पंचायत के अंदर आवंटित की थी। ये लोग बाहरी उम्मीदवार है सब, जैसे नीरज जी डांगी आते तो वो जयपुर से आते हैं, यहाँ से 2 बार आ गए। लोगों को दुखी करने का काम किया है। ये बैरूगढ़ पंचायत है जी, उसको मंडार में जोड़ दिया। हारे हुए जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जो चापलूस हैं, लोगों ने इस नदी को इतना खोद दिया है कि नदी भी परेशान हो गई। अब तो मना कर रही है कि हमें माफ करो। तो मेरे पास में समस्त वीडियो है और कौन अवैध धंधा करता है ये सब जनता भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है अरावली। आबू जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ तो यहाँ अरबों खरबों पेड़ों को आप काट रहे हो। अरावली को उठा करके कहाँ फेंकना चाहते हैं। रेवदर में बस स्टैंड भी ढंग का नहीं है। देव जी हमारे जो पटेल हैं, उन्होंने पहले अपना घर जालोर में, अब लुम्बाराम जी यहाँ कर रहे हैं। कई बार कागजों में पहले नाड़े भी खुदते थे और अभी भी कागजों में नाड़े ही नजर आ रहे हैं। मेरे कागजों में ही खुद रहा है सब, एयरपोर्ट भी कागजों में ही बन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग सीधे साधे लोग हैं, धर्म की बातों में आकर के सनातन धर्म के नाम से राजनीति करते हैं। रेवदर जैसी सिटी में ऐसा ही चला, बहुत भयंकर टीबी की समस्या हो सकती है। आपको भूमि माफियाओं को जब 8-8 पट्टे आप राम जोरोखा जमीन के दे देते हो, जो मंत्री जी हैं, वहाँ के विधायक हैं, हिंदू धर्म के प्रति अगर आप वफादार हो तो इन पट्टों को खारिज करवाएं। कमलेश मेहता है, उसने 3,500 बीघा जो किसानों की जमीन है लीज पर लेकर के अपना धंधा करना चाहता है। संयम जी लोढ़ा साहब जो है, धरातल के जो मुद्दे हैं उनको बिल्कुल जो फैक्ट मुद्दे होते हैं वही उठाते हैं। जगसी राम जी कोहली, उनके हारने की क्या वजह? तो 4 बार जीते हैं, इनका भाग्य है। बाकी नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेवदर विधानसभा की हकीकत पर। रेवदर जहाँ सवाल है विकास के और जवाब चाहिए 20+2 यानी कि 22 साल की राजनीति का। आखिर रेवदर में बदला तो क्या और बचा तो क्या? आज हमारे साथ है रेवदर के वर्तमान विधायक श्रीमान मोतीराम जी कोहली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका राजनीतिक सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ और आप राजनीति में कैसे आए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सब प्रथम मैंने 95 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था जी, और उसके अंदर अच्छे मतों से मैं जीता था। भारतीय जनता पार्टी से जी, उसमें सिंबल था मेरा। अच्छा उसके बाद में उस समय 21 सीटें थी पंचायत समिति की जी, 10 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 10 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक निर्दलीय। तो आप उस समय भारतीय जनता पार्टी? मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था। ठीक। और एक मत से मैं प्रधान बना था। जी, एक मत से? एक मत से जी। जब प्रधान बना उसके बाद में 2 साल मेरे पूरे हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरा अविश्वास लाया मुझे हटाने के लिए, क्योंकि पंचायती राज में ये प्रावधान है कि 2 साल बाद में अविश्वास ला सकते हैं। तो उन्होंने लाया। तब कांग्रेस के जो 10 पंचायत समिति सदस्य थे जी, और बीजेपी के भी 5 मेरे पास में थे। ठीक है। तो हम 16 लोग रहे। हाँ। अविश्वास गिर गया और आपकी सीट बची रही? बसी रही। जी, क्योंकि आगे जनता भी चाहती थी कि मतलब मोतीराम जी रहने चाहिए। बिल्कुल। 2001 से बताऊं मैं आपको जी, 2001 में मैं पंचायत राज में सरपंच का चुनाव लड़ा मेरी ग्राम पंचायत बासन में और अच्छे मतों से जीता। 2005 तक रहा। उसके बाद में मैंने 2010 से 15 भी सरपंच का चुनाव लड़ा, तब भी मैं जीता। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा, तब भी ग्राम पंचायत बासन में जीता। और एक मेरी धर्म बहन है, उसने चुनाव लड़ा, वो भी सरपंच में जीती। लगातार 20 साल
इस कार्यकाल को लगभग 22 साल हो गए, क्योंकि ये 7वां साल चल रहा है अभी पंचायत राज में। मेरी मिसेज अभी भी सरपंच है। जब ये मिसेज सरपंच बनी उससे पहले मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, जिला परिषद सदस्य का, जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, और हजारों मतों से मैंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था जी। और उसके बाद में मुझे उप जिला प्रमुख का टिकट दिया। टिकट के अंदर हमारी संख्या कम थी, हम उसको उप जिला प्रमुख नहीं बन पाए। उसके बाद में कांग्रेस के शेष जो नेतृत्व हैं, गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं जी। और भी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने मुझे, गहलोत साहब ने 2023 में प्रत्याशी बनाया और 20 साल बाद में ये सीट कांग्रेस के पक्ष में आई। आपका भी लगभग 2 साल का कार्यकाल आपका भी पूरा हो रहा है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? क्या आपने बेहतर काम करा है या अभी भी कैसा, आप उसको कैसे बताओगे जनता को? मैंने तो मतलब अच्छे जनहित के जो काम है वो करने के 2 साल के अंदर पूरे प्रयास किए हैं। जैसे शिक्षा की कोई बात आए तो मैंने शिक्षा के लिए बालिका महाविद्यालय की भी बात विधानसभा में रखी है, चाहे सरकार हमारी नहीं है। और शिक्षा के नाम के मैंने बच्चियों के लिए 3-4 किलोमीटर इधर से दूर महाविद्यालय बना। मैं वहाँ चाहता भी नहीं था कि वहाँ पर बने, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 85 बीघा ज़मीन थी, उसमें से 25 बीघा हम दे रहे थे जी। लेकिन राजनीतिक लोगों के कारण जो नेता थे बीजेपी के, वो ये नहीं चाहते थे कि मोतीराम कोहली मतलब ये सरे ले जाए और आने वाले समय में कभी एमएलए का उम्मीदवार बने। समझ तो उन लोगों ने उसका विरोध किया। जी। विरोध करने के बाद में इन्होंने इंटरवल बनाई, तब हमारी आज मजबूरी आई कि कई बच्चियों ने कॉलेज छोड़ दी, क्योंकि इंटरवल पढ़ता है ना, वो बस की सुविधा है, तो बच्चियाँ कैसे जाएगी, क्योंकि यहाँ गरीब परिवार के लोग सब रहते हैं। और कई बच्चियों ने स्कूल छोड़ दी, हमारा दुर्भाग्य रहा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये रेवदर से कॉलेज जो बना है वो दूर है, मतलब वहाँ पे जाने के लिए साधन है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और आप चाहते थे कि मैं चाहता था कि रोड पे बने और किसी को आने जाने में समस्या नहीं हो। बिल्कुल, तो फिर वो वहाँ बन गई। तो वहाँ बन गई। हाँ, ऐसे अमूमन देखा जाए तो रेवदर को सिरोही और जालोर तो वैसे पीछे है ही राजस्थान में, और उसमें भी बोलते हैं कि रेवदर बहुत पीछे है, बहुत पीछे, और जनता ये मांग करती है कि इसके लिए थोड़ा विकास कार्य किए जाए। या तो यहाँ पे 20 साल से लगभग बीजेपी के विधायक थे जगसी राम जी कोहली, तो उनके काम को कैसे देखते हो? अगर 20 साल कोई रहता है तो लगता है कि 20 साल में अगर उनकी गवर्नमेंट है या नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, और उसमें तो मतलब बहुत पिछड़ा हो तो भी उसको ऐसा काम किया जा सकता है कि उसको थोड़ा आगे ला सकते हैं। तो उनके 20 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? मैं उनके 20 साल के कार्यकाल को इस प्रकार से देख रहा हूँ कि जैसे लोगों को खूब अपेक्षाएं थी इनसे, सरकार में भी थी और विपक्ष में भी थी। ये कहते थे कि भाई इनको अगर वोट देते हैं तो स्थानीय व्यक्ति भी है और लोगों का अच्छा काम करेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि न तो उन्होंने शिक्षा के नाम से कोई ऐसा काम किया जो आज 20 साल के बाद में भी कह सके, न कभी चिकित्सा के बारे में किया, न रोजगार के बारे में किया। मैं अब एक बात याद दिलवाना चाहूँगा आपको कि मेरे विधायक बनने के लगभग 2 साल पूरे हो गए। मैंने शिक्षा के लिए भी यहाँ पर बालिका महाविद्यालय की मांग की है। मेरी सरकार है या नहीं है, लेकिन मैंने सरकार तक ये जनहित में बात पहुँचाई है। दूसरा, मैंने यार रिक्को के लिए भी बात रखी, क्योंकि यहाँ पर अगर रिक्को खुलता है, क्योंकि हमारा जो रेवदर विधानसभा है इसके आसपास में जैसे जिरावला है, ग्रेनाइट निकलता है, सैलवाड़ा में ग्रेनाइट निकलता है, तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ पर अगर या रिक्को बनता है तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और मैंने किसानों के हित में कृषि मंडी के लिए भी मांग मैंने की। वो इसलिए मांग की कि हमारे रेवदर विधानसभा जो हमारा है वो लगभग कृषि 100% यहाँ कृषि होती है, और विशेषकर सौंफ की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सौंफ, टमाटर। उसके लिए मैंने कृषि मंडी बनाने के लिए सरकार से मांग की है जी। और मांग इसलिए की कि किसानों की ये हमारे हित में रहेगा, तो उन्होंने ये प्रोसीजर में फाइल अभी है सरकार के पास में जी। और समय रहते अगर कृषि मंडी का काम होता है तो ठीक है, वरना मेरे भी 2 साल हुए हैं, क्योंकि प्रधान का कार्यकाल भी लोगों ने मेरा देखा है। हाँ। अभी हम लोग शांत है। जी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे 20 साल खराब हो गए,
क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता का जाना हमारा अपना दुर्भाग्य है, क्योंकि खुद के पास में ही शिक्षा नहीं हो तो वो शिक्षा की क्या अगला बात करेगा। जिस व्यक्ति को 20 साल के बाद में भी एमएलए क्या होता है वो पता नहीं है, तो हम लोग क्या आशा करेंगे, हमारा किसान क्या आशा करेगा उनसे। फिर भी ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर उनके तो ठाने तो ही वे 20 साल की जीतता था, उसको आप कैसे देखते हो? वो 20 साल से इसलिए जीतते थे, मनक वोट तो देता था बना नहीं मनक वोट देता था, बात ऐसी है, लेकिन मनक आप भी सोचता था कि कांग्रेस पार्टी बाहर के व्यक्ति को टिकट देती थी, अच्छा, इसलिए स्थानीय व्यक्ति को पसंद करते थे कि भाई जगसीराम जी को रोनाडी रेंजन पर मलयन मोर कॉम प्रूव ये सी बात थी। लेकिन उस बात में वो 20 साल में भी खड़े नहीं उतरे। बिल्कुल, लोग ऐसे भी बोलते हैं तो कभी भी आवे वीवा वे कोई भी वे तो आदमी एटारा वे तो पंथी आ भी रहा, मतलब ये मैंने आपने बिल्कुल सत्य सुना है। हाँ। और बात भी ये सत्य ही है। हाँ। लेकिन मतलब ऐसा मैंने सुना है, मतलब ऐसा मेरे को बोलना नहीं चाहिए पर मैंने काफ़ी सुना है कि कौन तो ठीक है जो है वो सरकार में तो ये वही, पर के ओपिनियन के करीब भी पकड़े है कोई अपने वीवा है, कोई मुँह मारी है तो आवेरा नहीं। वो समय एक अलग प्रकार का था कि एक उसके मौत में जाना, मौत में आना जाना ये तो हमारी संस्कृति है, वो तो जाना पड़ता है। लेकिन साथ साथ में लोगों की, हमारे कोई भी विधायक को उससे पूरी अपेक्षाएं लोगों की रहती है कि आने वाला हमारा भविष्य क्या। अगर हमने शिक्षा के नाम से काम नहीं किया, अगर हमने स्वास्थ्य के नाम से काम नहीं किया, अगर हमने रोजगार के नाम से काम नहीं किया, अगर हमने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, तो फिर सिर्फ मौत में जाने से कोई नेता बनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नेता आपको इसीलिए बनाया जाता है कि आप कि जनता के हित के काम हो, यहाँ की मांग है, यहाँ की ज़रूरत है, उनको ले जाकर वहाँ जयपुर में विधानसभा में वहाँ रखे और उनको कार्यों को पूरा करवाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रेवदर में स्वास्थ्य को लेके, हॉस्पिटल वगैरह को लेके मतलब बहुत ही इतनी कमी है कि रोज अपने पालनपुर 10 गाड़ियाँ जाए, सारा पालनपुर पे निर्भर है ये वाला एरिया, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ लूट मार होती है जो भी है। तो हमारे पास रेवदर में या सिरोही में या इन इलाकों में ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं है, उस पर सरकार क्या कर रही है? इसमें मैंने इस मुद्दे को मतलब चिकित्सा जो कर्मचारी है उनके, डॉक्टरों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी मेरा मुद्दा विधानसभा में अगले बजट में रहा था जी। और मैंने उनसे इस बात से अवगत भी करवाया था जो आप कह रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो आबू रोड और सिरोही में इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है, गुजरात के अंदर सुविधाएं हैं, तो लोगों को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये रेवदर विधानसभा सभा के साथ में हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है कहीं न कहीं हम नेताओं की कमजोरी रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हो। 20 साल तो हमारा समय उन्होंने खराब कर ही दिया, लेकिन 2 साल से मैं बहुत मजबूत तरीके से पैरवी कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी जो CSC है वो गहलोत साहब ने 12 बीघा भूमि लोनोल ग्राम पंचायत के अंदर आवंटित की थी, वहाँ पर बने और लोगों का उसका फ़ायदा मिले। और ट्रॉमा सेंटर के लिए भी सरकार से मैंने निवेदन किया है कि भूमि आवंटित करके ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाए, ताकि 36 कौम को यहाँ की जो जनता है उसको उसका फ़ायदा मिले। तो ये इसको मतलब लोग कब तक समझे कि ये हो जाएगा, मतलब कुछ आप बता पाए? ये जैसे मेरे को 2 साल हुए हैं जी, अगला 20 साल में जब कुछ नहीं कर पाया तो मैं तो अभी, मेरी सरकार भी नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की जनता की मांग को स्वास्थ्य के लिए विधानसभा में इस बार वापस भी रखूँगा और वापस सरकार के दिमाग में लाऊंगा कि हमारे CSC का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मंडी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गौण मंडी के लिए भी मैंने मांग की थी, क्योंकि अरावली परपेंद्र गोंद और जड़ी बूटियाँ जो मिलती है वो भी हमारे यहाँ ST में बहुत ज़्यादा है। 20 पंचायतों में सभी 20-25 पंचायतों में ST के लोग हैं, वो रोजगार करते हैं। गौण मंडी के लिए भी मैंने इस प्रस्ताव को रखा है। मैंने ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, ये जो मंडी आप बता रहे हो ये क्या है, मतलब हमारी जनता थोड़ा उसको डिटेल में समझ पाए तो थोड़ा सा बताइए ये क्या है। मतलब जो हमारा अरावली जो पर्वत है उसके अंदर कई प्रकार के फल, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ और गूंद जो आता है, जो पेड़ों से फूटता है, निकलता है, उसका दुरुपयोग इसलिए होता है कि वो लोग मेहनत करके पूरा दिन इकट्ठा करके लेके आते हैं, तो व्यापारी अपनी मर्जी से उस भाव को लेते हैं। और अगर मंडी के अंदर वो जाएंगे और वहाँ पर व्यापारी लेने के लिए आएगा तो उनको उनका पूरा दाम मिलेगा। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव ST के लोगों के लिए रखा है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जनता को बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, तो ये मांग रख रहे, आप उसको ऑनलाइन YouTube वगैरह पे देख सकते हो कि विधानसभा में इन्होंने यहाँ की क्या क्या मांग रखी है
और आप पहले के नेताओं के भी देख सकते हो, और अभी इनकी सरकार नहीं है फिर भी ये सतत प्रयास कर रहे हैं। पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से आप प्रधान भी रहे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए, उसको छोड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और फिर आगे का आपका राजनीतिक सफ़र है, उसको आप कैसे देखते हो? मतलब का एड़ू के भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी? मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ जी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जी लेकिन आरक्षण तो सबके लिए निश्चित है। बिल्कुल रेवदर विधानसभा आरक्षित सीट है एससी की। जी भारतीय जनता पार्टी ने बार बार एक ही व्यक्ति को आरक्षण दिया। बिल्कुल हमने खूब निवेदन किया उस समय कि भाई एक ही व्यक्ति को नहीं, और लोगों का भी हक बनता है। बिल्कुल हम लोग भी एससी में आते हैं, हमारा मेघवाल समाज एससी में आता है, सरगरा समाज आता है, हरिजन समाज आता है, बिल्कुल तो हर समाज का हक बनता है, बिल्कुल किसी एक व्यक्ति का तो बनता नहीं है। नहीं एक ही व्यक्ति ने कम से कम 20 साल आरक्षण को खा लिया एक ही व्यक्ति ने। तो ऐसा उस व्यक्ति के अंदर क्या था जब को कुछ कर ही नहीं रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है, समाजों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, जनहित के ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठा रहा है, तो उसको बार बार टिकट देते रहे। उससे हमें नफरत हुई कि एक व्यक्ति का कोई आरक्षण नहीं है, सबका आरक्षण अपना हक बनता है, बिल्कुल और किसी को मौका नहीं दिया, बार बार टिकट देते रहे। इसलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, इसलिए आपने भारतीय जनता हाँ, पार्टी छोड़ी। कि एक व्यक्ति को आरक्षण देना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और फिर आपने निर्दलीय भी चुनाव मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा 2008 में, और उसके बाद फिर आप कांग्रेस ज्वाइन हो। कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो मैं अभी ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे 20 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लड़े हैं। अपने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, उनके बेटे भी लड़े, और फिर अभी वर्तमान में अपने राज्यसभा सांसद है, वो भी, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे प्रयास किया। आपने ऐसा क्या समीकरण बांधा कि आप इस सीट को निकाल पाए कांग्रेस के लिए? क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल था, ये एरिया कांग्रेस के लिए निकालना। ये कांग्रेस के लिए मुश्किल तो नहीं था जी, लेकिन मुश्किल था भी सही, उसके अंदर प्रॉब्लम थी। क्योंकि हमारे जो छोगाराम जी बाकोलिया थे वो यहाँ से मिनिस्टर भी रहे थे और वो जीतते थे, तो उस समय कांग्रेस में वोट ज़्यादा लोग यहाँ के स्थानीय व्यक्ति कोई उम्मीदवार थे नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे समय जाता गया, जैसे स्थानीय लोग तैयार हुए, स्थानीय लोगों ने यहाँ से खूब मांग की, लेकिन टिकट कांग्रेस में मिला नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया नहीं। और इस बार गहलोत साहब ने पूरी सर्वे करवाने के बाद में उन्होंने विश्वास किया, और उन्होंने विश्वास किया और सीट भी जीती, क्योंकि ये लोग बाहरी उम्मीदवार हैं सब। जैसे नीरज जी डांगी आते तो वो जयपुर से आते हैं, यहाँ से 2 बार हार गए। अरविंदर सिंह जी लवली थे तो वो पंजाब से थे। और जो भी लोग चुनाव लड़े, एक बार हमारे लखमाराम जी स्थानीय व्यक्ति को भी टिकट दिया, लेकिन उनके हारने का कारण था भाजपा की उस समय लहर थी, मोदी जी की लहर थी, जी, और वो हार गए थे। लेकिन यहाँ बाहर का आदमी लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने पहले भी पूछा कि भाई यहाँ का स्थानीय आदमी होता है तो वो कभी भी आदमी उससे मिल सकता है, अपना काम बता सकता है रूटीन में, बिल्कुल। इसलिए स्थानीय आदमी। और रही मेरी बात निकालने की, हारने की बाद में, तो मैंने हमेशा धरातल पे हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। मैं सरपंच था तब भी, भले एक्सीडेंट भी हुआ होगा तो मैं रात को आधी रात लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। और आज भी मैं जैसे विधायक बना हूँ कांग्रेस पार्टी से, चाहे मैं विधायक रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए रात दिन आज भी मेहनत करता हूँ। और भविष्य में भी मेरे अंतिम सांस तक रेवदर विधानसभा की समस्या के लिए मैं लड़ता रहूँगा और लड़ूंगा। रेवदर और आबू रोड की जो जनता है जी उसको अगर कुछ समस्या है, कुछ भी है, तो आप तक संपर्क करना हो उसको, जी, या वो शिकायत आप तक बतानी हो, तो वो कितना इजी है, या उसमें कमाने फ़ोन करना पड़े या की है? मेरे और जनता के बीच में 36 कौम है, वो मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं, चाहे वो आम पब्लिक हो। न मेरे बीच में कोई मीडिया है, न मेरे बीच में कोई चापलूसी चमचा है करने वाला। सबके पास में मेरे नंबर है पूरे विधानसभा के अंदर, वो डायरेक्ट मेरे से संपर्क करते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, जितना भी हो सकता है मैं उनका काम करने के पूरे प्रयास करता हूँ। सर ने जैसा बताया, अगर आप कुछ समस्या हो तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉल, और अपनी समस्या बता सकते हो। प्रदेश में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, तो आपके क्षेत्र में आप उसको कैसे देखते हो? आपने ठीक पूछा
अभी जो परिसंबंध पंचायत का और पंचायत समितियों का हुआ है, जी उसमें क्या हुआ है कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के अंदर उन्होंने आम जनता की बात को नहीं रखते हुए जो नेता हैं अभी उनकी बात को रख करके लोगों को दुखी करने का काम किया है। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए ये बैरूगढ़ पंचायत है, जी उसको मंडार में जोड़ दिया अच्छा पंचायत समिति में, तो मंडार जाने के लिए तो वो रेमदर से ही जाएगा, बिल्कुल भाई कोई रास्ता ही उनके पास में नहीं है। तो 16 जब 1.5-2 किलोमीटर में काम होता है तो उनको 16 किलोमीटर धक्के खाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी थी। ठीक है। तो इसमें आप ये किस सरकार का काम है ये ऐसा? ये सरकार तो मतलब जो सरकारी कर्मचारी है वो नेताओं से सब नेताओं की साठगांठ करके बनाया, इनके स्वार्थ के लिए बनाया है, पब्लिक को दुखी करने के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल ये हुआ है, बड़ी दुख की बात है कि हम लोग इसको ढंग से नहीं कर पाए। इन नेताओं के चक्कर में अधिकारियों ने दबाव में रह करके काम किया है परिसंबंध का, बिल्कुल हाँ। जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ जनता नेताओं को वोट देती है कि वो उनके लिए मतलब चीज़ों को इजी करे, सरल जी करे, लेकिन यहाँ इसका उल्टा किया इन लोगों ने। अच्छा, आपके भाषणों में अक्सर सुना जाता है कि अवैध खनन हो रहे हैं, उन पर अधिकारी जो लोग हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आरोप आपने कैसे लगाए, किस तर्ज पर आपने ये आरोप लगाए? मैंने वास्तव में आप पूछना चाहो तो मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, जी मैंने तो प्रत्यक्ष अपने आंखों से मैं डेली देखता हूँ। जी ये रेवदर नदी आपने नाम सुना, आदर्श विद्या मंदिर के पास में एक नदी पड़ती है, हाँ उसके बीच में यहाँ के जो नेता हैं, हारे हुए जनप्रतिनिधि जी और भारतीय जनता पार्टी के जो चापलूस हैं, उन लोगों ने इस नदी को इतना खोद दिया है कि नदी भी परेशान हो गई। अब तो मना कर रही है कि हमें माफ़ करो और ये खनन बंद करो। रही बात उसके बाद में कि आप ये क्या प्रमाण है, तो मेरे पास में समस्त वीडियो हैं, डंपरों के नंबर भी हैं, और कौन अवैध धंधा करता है ये सब जनता भी जानती है, मैं भी जानता हूँ और लोग भी जानते हैं इस बात को। इस बात का ये प्रमाण है कि यहाँ डंपर भर के जब जा रहे हैं, पूरी रात गाड़ियाँ चल रही है और पुलिस के सभी कर्मचारी निकले, ऐसे कर्मचारी भी हैं जो उनसे मिले हुए हैं, उनकी देख रेख में खड़े रहते हैं, तो ये प्रमाण है। ये बिना प्रमाण में कभी बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल। अब ये खनन से मेरे को याद आया कि अभी जो एक बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है अरावली, कि अरावली ख़त्म कर देंगे, ये सरकार अरावली को ख़त्म कर देगी। अरावली का काफ़ी बड़ा हिस्सा आपके क्षेत्र में आता है, तो आप उसको कैसे देखते हो? एक तरफ तो बीजेपी वाले, मैंने काफ़ी लोगों के देखे, बीजेपी वाले भी स्टेटस लगाते हैं कि सेव अरावली, और उसको आप कैसे देखते हो? ये कौन कर रहा है और किसके हाथ में? ये भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जी प्रकृति को छेड़छाड़ करने का काम कोई करता नहीं है, जैसे इन्होंने किया वो बिल्कुल गलत किया है। आबू जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है जी और उसको नष्ट करने के लिए इन किसी न तो कोर्ट की जरूरत है न नेताओं की जरूरत है। आम जनता रोड पे आएगी, उसके साथ में हम लोग भी रोड पर आएंगे, और ये सपना इनका जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। मतलब अरावली वैसी ही रहेगी जैसी है। जैसे देखा जाए तो पूरा भारत ही इसका विरोध कर रहा है। हमारे ये पर्यावरण मंत्री का भी एक बयान मैंने सुना, तो वो अपनी तरफ से बता रहे थे कि ये चीज़ें सही है, पर जनता अभी देख रही है, आगे देखते क्या होता है। नहीं, होना तो वही है जो प्रकृति को मंजूर है। जिनको तो इनके कर्म करने दो, फल तो भगवान देता है, लेकिन भगवान लोगों के साथ है। जहाँ जो सब लोग हैं, सब लोग बोलते हैं वही मालिक है, जो बोलता है वही तो भगवान है। प्रकृति को छेड़छाड़ करना तो हम लोग तो कभी स्वीकार करेंगे नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, और हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। और छेड़छाड़ प्रकृति से क्यों? एक पेड़ की बात करते हैं, माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, तो यहाँ अरबों खरबों पेड़ों को आप काट रहे हो। बिल्कुल। तो ये मैं जानना, थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि ये किस लिए हो रहा है, मतलब ये किसको फ़ायदा देने के लिए है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये कोई ऐसी कंपनियां होगी, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको मतलब इससे कुछ फ़ायदा होता होगा। बाकी तो सब पढ़ेंगे जब मालूम पड़ेगा कि अडानी को फ़ायदा हो रहा है, कि कोई टापू बनाना चाहते हैं, कि इस अरावली को उठा करके कहाँ फेंकना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। बिल्कुल। अब हम आपके क्षेत्र का एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो काफ़ी सालों से जनता परेशान हो रही है, ये कि रेवदर में बस स्टैंड भी ढंग का नहीं है, और बस डिपो है वो तो बंद ही पड़ा है जो बना हुआ था।
तो वो कब तक चालू होगा या उसके विषय में मतलब कहाँ रुकावट आ रही है? ये मैं स्वर्गीय बाकोलिया साहब जो थे हमारे यहाँ से परिवहन मंत्री थे, उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया था बस डिपो रेवदर में खोल करके। लेकिन उसके बाद में जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, आते ही उन्होंने कहा घाटे में चल रहा है, ऐसे उस बहाना करके उसको कर दिया बंद। और आज दिन तक 22 साल से हमारी जनता उस बात को भुगत रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सबसे मैं इसका जो जवाबदेही जो आदमी थे, वो नेता तो विधायक थे, उनको इस मुद्दे को विधानसभा में रखना चाहिए था। और यहाँ की जनता के लिए ये मुद्दा रखा होता तो शायद आज की ऐसी स्थिति नहीं होती, डिपो लगभग चालू रहता और लोगों को मूलभूत सुविधाएं से वंचित नहीं होना पड़ता। इसके लिए मैं दोषी जो विधायक थे उनको ही मानता हूँ। जी, तो उन्होंने तो नहीं करा, आप इसके लिए क्या कर रहे हो? मैंने इसके लिए विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है कि इस डिपो को पुनः चालू किया जाए। ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो भी है वो, और मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ कि चालू हो। सरकार नहीं है, और अगर इन्होंने नहीं किया तो आने वाली सरकार कांग्रेस की आएगी, उसके अंदर वापस ये डिपो चालू रेवदर का होगा। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा कि आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है? सुबह से लेकर शाम तक लोग मिलने भी आते होंगे, आप अपने और भी कार्य करते होंगे। निजी थोड़ा सा सवाल है कि आप अपने डेली रूटीन को कैसे मेंटेन करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? मेरा हमेशा ये रहता है कि हमेशा मेरे कार्यक्रम अगले दिन का तय रहता है। मेरे पास में पूरी लिस्ट होती है, कहाँ शादी है, कहाँ मौत हुई है, कहाँ स्कूल में प्रोग्राम है। और जो मिलने भी आते हैं तो उन लोगों को मैं आगे पीछे घुमाता भी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा समय देता हूँ कि वो 10 मिनट मेरे से मिल करके जो भी बातें करके चले जाते हैं। बिल्कुल, मेरा समय फिक्स रहता है हर चीज़ का। जी। मतलब आप सतत अपने टाइम को निकाल के प्रयास करते रहते हो कि हाँ बिल्कुल, मेरा प्रयास चालू रहता है। रात को 8-9 बजे तक मैं घर आता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ 9 बजे, 9-10 बजे तक आता हूँ। लोगों के कार्यक्रम भी रहते हैं, शादियाँ भी रहती है, और भी कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं, ऑफिस हुए काम रहते हैं, लाइट के काम रहते हैं। सिरोही जालोर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें तो बीजेपी कई सालों से है। पहले देवजी भाई पटेल जो 15 साल यहाँ पर रहे, और अभी वर्तमान में लुम्बा राम जी है। आप उन दोनों में क्या फ़र्क देखते हो? उनके कार्यकाल में, उनके काम करने के तरीके में क्या फ़र्क देखते हो? देखो, आपने सत्य पूछा। लुम्बा राम जी सिरोही जिले से आते हैं, और देव जी हमारे जो पटेल हैं वो जालोर से आते हैं। उन्होंने पहले अपना घर जालोर में देखा, जालोर में काम काज ये होंगे। अब लुम्बा राम जी यहाँ कर रहे हैं। जैसे गुलाबगंज से इस रोड वाले जो माउंट आबू वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। ये काम तो वर्षों से चल रहा है, लेकिन कोई भी बात भाषण देने से काम नहीं होता है। अगर धरातल पे आएगा तो बहुत अच्छा काम है ये। और दूसरी रही बात, उन्होंने एयरपोर्ट की भी मांग की है, लेकिन एयरपोर्ट जब बनेगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। जी, लेकिन कहीं ये नहीं हो जाए कि सिर्फ भाषणों में एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्यकाल जाने में कोई समय नहीं है। 4 साल और शेष हैं, चले जाएंगे। लेकिन घोषणाएं वही करनी चाहिए जो अपन काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये लुम्बा राम जी के सामने श्रीमान वैभव जी गहलोत लड़े थे, तो क्या ऐसा रहा कि उनको जीत, क्योंकि वो बड़ा चेहरा है। देखो, लुम्बा राम जी तो भी वैभव जी गहलोत साहब नो डाउटफुल बड़ा चेहरा है, सीएम साहब के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बड़े सिरोही जालोर में तो जैसे धर्म के नाम से लोग हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और धर्म की राजनीति के अंदर ये सीट हमेशा एमपी की सीट जाती है। और उनके हारने का कारण ही धर्म ही रहा है कि भाई हमारा धर्म खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग सीधे साधे लोग हैं, धर्म की बातों में आकर के सनातन धर्म के नाम से राजनीति करते हैं। बस हारने का कारण यही वजह रहा है मेरे मन से। तो लुम्बा राम जी का अभी ऐसे देखा जाए तो लोगों में बहुत वाहवाही हो रही है कि ये भी कर रहे, वो भी कर रहे। जैसे आपने बताया कि ये गुलाबगंज से ये निकाल रहे, ये बाईपास भी निकालने का बता रहे हैं, इस केंद्रीय विद्यालय खोलने का, और बहुत सारी चीज़ें आए दिन उनके मतलब चर्चा रहती है। तो हमेशा कई बार कागजों में पहले नाड़े भी खुदते थे, और अभी भी कागजों में नाड़े ही नजर आ रहे हैं मेरे को। कागजों में ही खुद रहा है सब। एयरपोर्ट भी कागजों में ही बन रहे हैं, रोड भी कागजों में ही बन रहा है। लेकिन अगर बन जाता है और धरातल पे आता है तो अच्छी बात है, तो सराहनीय है, अच्छा काम है। लेकिन होना चाहिए, नहीं तो लोग 4 साल बाद में पूछेंगे एयरपोर्ट का क्या हुआ या उस रोड का क्या हुआ। जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। पहले जैसे इतनी भोली जनता भी नहीं है, अब तो कुछ शिक्षा भी लोगों के अंदर है।
वो हर चीज़ को जानते हैं। क्या अगर होता है तो उनकी वाहवाही होनी है, नहीं होता है तो फिर पूछेंगे तो सही लोग। बिल्कुल क्योंकि आपको और हमको लोगों ने भेजा ही इसलिए है, जनहित के कार्य के लिए। बिल्कुल। हाँ, वो तो सीधा है कि हिसाब द मोंगिस। वो तो सीधी सी बात है। आपको आपने अगर कुछ दिया तो उसका पैसा दिया तो 100 रुपये का हिसाब तो आपको देना है। बिल्कुल। ये जो सिरोही से लेके मंडार तक का जो बता रहे हैं कि 4 लाइन बनने वाली है, और अभी इस रोड की जो हालत है उसको सुधारने की बजाय लोगों को बोल रहे हैं कि काम होता रहेगा, 4 लाइन बनेगी, काम चालू हो रहा है, ये हो रहा है वो। जबकि आज वास्तविक में ये रोड को देखें तो इतनी धूल मिट्टी, रेवदर जैसी सिटी में इतनी धूल उड़ती है, खड्डे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसा ही चला तो एक साल में लोग, यहाँ के लोगों को बहुत भयंकर टीबी की समस्या हो सकती है। उसमें आपका क्या प्रयास है? और जो सरकार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे 4 लाइन निकल रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, 4 लाइन का मुद्दा तो मैंने विधायक बनने के बाद में विधानसभा में भी रखा था जी। कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बाईपास किया जाए। ये मेरा खुद का अपना मुद्दा था। लेकिन उसके बाद में कह रहे हैं भाई निकल रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वास्तव में तो इसका टेंडर होगा, निकलेगा। रही बात धूल मिट्टी की, आप बात कर रहे हैं कि ये रोड एनएस वाला, जो एनएस ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे और उसका टेंडर हुआ था, तो ये किसी ने लिया होगा, तो इतने दिन से काम नहीं हो रहा है। तो मैं तो इसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानता हूँ, क्योंकि स्टेट में भी सरकार इनकी है और भारत में, पूरे देश में भी सरकार इनकी है। तो ये काम नहीं होता है तो या तो उसको, जिसने भी टेंडर लिया उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, किसी और को दिया जाए। लेकिन इसकी जो जवाबदेही है वो सरकार की बनती है। हम लोगों ने कई बार लेटर भी लिखे इस मामले में कि ये रोड जो है खड्डे पड़े, एक्सीडेंट की संभावना है, कई एक्सीडेंट हो भी गए। तो इसके लिए मैंने लेटर भी लिखा है, एनएस को भी लिखा, सरकार को भी लिखा, लेकिन इन्होंने आज दिन तक ध्यान नहीं दिया। तो जनता हर बात समझती है कि सरकार किसकी है। बिल्कुल। तो दोषी तो ये लोग ही है। मतलब पैसे आए हुए हैं पैसे आए हुए हैं और काम नहीं हो नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोक रखा है। बिल्कुल। ये सब कमीशन के चक्कर में चल रहा है कामकाज। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो राम की बात करती है और बोलती है कि राम हमारे हैं, और सिरोही में राम झरोके की जो ज़मीन है का कुछ मुद्दा चल रहा है। सीएम साहब के सलाहकार और पूर्व में रहे विधायक संयम जी, वो सिरोही की जनता की आवाज़ उठाते हैं, जिसमें आप भी साथ दिखते हो। आप भी अपने क्षेत्र की बातें, लोगों के मुद्दे उठा रहे हो, तो उसको आप कैसे देखते हो? नहीं, संयम जी लोढ़ा साहब जो हैं वो धरातल के जो मुद्दे हैं उनको बिल्कुल जो फैक्ट मुद्दे होते हैं वही उठाते हैं। क्योंकि अगला बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इंटेलिजेंट भी है, होशियार भी है, और उनको पता है कि जब उन्होंने देखा कि राम झरोखे की ज़मीन है वो राम के नाम से थी, और अगर ऐसे वोट जो राम के नाम से मांगते हैं और सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर वास्तव में जो राम के प्रति आप राम के पक्के भक्त हैं तो इन 8 पट्टों को खारिज करवाएं और उस जमीन को मुक्त करवाएं, तब तो आप सच्चे राम भक्त हो। वरना तो फिर वही बात है, लोगों को बरगलाने की बात है, लोगों को गुमराह करके वोट लेने की बात है जी। आपको भूमि माफियाओं को जब 8 पट्टे आप राम झरोखा जमीन के दे देते हो, प्राचीन वो जगह है, और उसके आप किसी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए 8 लोगों को पट्टे दे दिए। 8 लोगों के अंदर पूरा हिंदुस्तान कौन सा आ गया? आपको लोगों को फायदा देने के लिए उन भूमि माफियाओं को जमीन दे दी। तो उनको वास्तव में जो मंत्री जी हैं, वहाँ के विधायक हैं, उनको चाहिए कि उन पट्टों को खारिज करवाए और खारिज करवा के ऐसा स्थिति करे ताकि भविष्य में लोगों के ये जमीन काम आए। हिंदू धर्म के प्रति अगर आप वफादार हो तो इन पट्टों को खारिज करवाएं। एक अपने क्षेत्र में कमलेश मेहता का कुछ मुद्दा चल रहा है, और एक पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज जो है उसको जंक्शन बनाने के मुद्दा भी चल रहा है, तो उसको आप कैसे देखते? ये देखो, ये तो जो कमलेश मेहता है ये एक प्राइवेट कोई लिमिटेड कंपनी है, उसने 3,500 बीघा जो किसानों की ज़मीन है उनको वो वहाँ पर वो ज़मीन लीज पर ले करके अपना धंधा करना चाहता है। तो ये तो किसानों का सर्वस्व नुकसान है। किसान कहाँ जाएगा? वो खेती करने की जगह ही समाप्त हो जाएगी। तो ये तो चाहिए यहाँ के जो मंत्री जी हैं, यहाँ के विधायक हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि, उनको चाहिए कि किसानों का नुकसान नहीं करें और उस ज़मीन को मुक्त करके वापस किसानों को दी जाए, ताकि वो लोग अपना धंधा कमा करके खा सके। आज रोड पे लोग आए हैं, तो लोगों के बदले इन नेताओं को वहाँ बैठना चाहिए कि हमारी जनता के साथ में गलत हो रहा है। तो सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं या सरकार के विधायक क्या कर रहे हैं?
या सरकार के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो जनता जो बैठी है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पर भी नहीं हो रही है। अच्छा, जबकि देखा जाए तो उनकी जवाबदारी है कि ये जमीन, पहली बात तो उसको प्राइवेट कंपनी को मिलनी नहीं चाहिए थी, और अगर मिली है तो उसको यथावत कराए। किसानों के हित में तो यही रहेगा। वो हमारी सबकी ड्यूटी है, हमारी भी है, इनकी भी है। इनकी सरकार है तो ज़्यादा तो इनकी ड्यूटी बनती है। हम तो विधानसभा में इस बात को रखेंगे। और ये जंक्शन वाला भी इनकी, जैसे भारत सरकार की बात है तो यहाँ के MP हैं भाई लुम्बा राम जी, इस बात को रखें जनहित में। चाहिए तो इनको, सरकार तो इनकी है। हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी इनके साथ हैं, बिल्कुल जनहित के साथ में रहेंगे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 4 बार से रहे विधायक जगसी राम जी कोहली, इस बार ऐसा क्या हुआ, उनके हारने की क्या वजह मानते हो आप? इस बार इनके हारने की कारण ये तो पहले से ही हार जाते हैं जी। ये तो 4 बार जीते हैं, इनका भाग्य है। बाकी ये जो चुनाव, पहले कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्थित आदमी को टिकट दिया होता, स्थानीय व्यक्ति को दिया होता तो जगसी राम जी 4 बार MLA बनते ही। दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता, उसने एक एक आदमी ने रात दिन मेहनत करके बूथों पे काम किया, सब वोटों को डलवाया, और ये जीत का जो श्रेय है वो यहाँ के कांग्रेस के सदस्थ पदाधिकारी, कांग्रेस के बूथ के कार्यकर्ताओं को जाता है, यहाँ की जनता को जाता है, यहाँ की 36 कौम को जाता है, क्योंकि सब लोगों ने मुझे मतदान किया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी स्थानीय को टिकट दिया होता तो ये पहले भी, आप बोल रहे हैं कि पहले भी कांग्रेस जीतती, क्योंकि जगसी राम ने तो 20 साल के अंदर कुछ किया ही नहीं है। पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि न तो उस व्यक्ति ने शिक्षा के लिए कुछ किया है, न स्वास्थ्य के लिए कुछ किया है, न किसी भी विभाग के लिए कुछ किया ही नहीं है। अपने लिए किया है, अपना तो किया है, अपना तो अच्छा खासा कामकाज कर लिया है, और अभी भी छोटे मोटे कामकाज चल रहे हैं, जो सब जो यहाँ की जनता जानती है। सर, जाते जाते आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहो तो आप उस कैमरे में देख के एक बार आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने पूर्व में 30 साल से मैं यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। अभी विधायक हुए मुझे 2 साल हुए हैं, और मैं लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के पूरे प्रयास कर रहा हूँ। और जीवन में आने वाले समय में भी 3 साल तो अभी शेष जनता ने मुझे सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन आगे भी मैं जब तक हूँ आजीवन रेवदर विधानसभा की जनता की सेवा करता रहूँगा, और करूँगा। हर सुख दुख में उनका बेटा बन करके उनके साथ में खड़ा रहूँगा। ये अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारी जो बातचीत हुई है, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मतलब आप अपना विचार उस कैमरे में देख के आपको बताएं, जैसा भी लगा, बढ़िया लगा, खराब लगा, जैसा आपका एक्सपीरियंस है वो आप उस कैमरे में देखकर बोल सकते हो। नहीं, बिल्कुल, आप लोग आए तो जनता तक हमारी बात भी जाएगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आपने मेरे से बात की, ताकि जनता में भी ये बात जाए कि हमारा भाई हमारी जनता के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, भले सरकार है या नहीं है, लेकिन मैं पूरे प्रयास करूंगा कि यहाँ की जनता के लिए उन्होंने मेरे को भेजा है तो मैं जनता के लिए हूँ और आजीवन रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको बोलना है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिल करके बात करने से अच्छा लगा है, तो सभी मैं भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक्स।